गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे मरुस्थल का जनजीवन व्यवस्थित नहीं है। यहाँ के लोग आजीवन बंजारों की तरह स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये लोग भेड़ बकरियां पालते हैं और इन्हीं के दूध से आजीविका पैदा करते हैं। कुछ बंजारे ऊँटनी का दूध बेचकर भी गुजारा करते हैं। अब यहाँ पर मरुस्थल के लोगों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित नहीं होता, ये लोग एक स्थान पर नहीं रहते हैं, बंजारों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। भेड़ बकरियां पालते हैं और उसी को दूध को बेचकर पैसा कमाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। कुछ लोग ऊँटनी का दूध भी बेचते हैं। ये अपने पशुओं को इस साथ लेकर उनके चारे के व्यवस्था के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मरुस्थल के कुछ भागों में जल की उपलब्धता के चलते लोग बसने लगे हैं। इन स्थानों पर मरुधान कहा जाता है। इस क्षेत्र में कुछ प्रकार की वनस्पति उगाई जा सकती है एवं वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि मरुस्थल का कुछ भाग ऐसा है जहां पर पानी मिल जाता है थोड़ा, ठीक है, और जिन स्थानों पर वो थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है उस स्थान को हम कहते हैं मरुधान। और वहीं पर कुछ वनस्पति भी उगा ली जाती है, कुछ वृक्ष भी लगाए जाते हैं। सरकार द्वारा इंदिरा नहर परियोजना के अंतर्गत सतलुज नदी से इस क्षेत्र को इंदिरा नहर द्वारा जोड़ा गया है। इस नहर के जल के कारण इस क्षेत्रों में भी उपजाऊ भूमि का विकास हो रहा है और कृषि कार्य का शुभ आरंभ हो गया है। इस नहर के आसपास ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती होने लग गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्या करा है, इंदिरा नहर परियोजना शुरू कर दी है जिसे सतलुज नदी से जोड़ दिया गया है और जिसकी वजह से मरुस्थल में वाले स्थान पर भी पानी पहुंचने लग गया है, जिसकी वजह से वहाँ भी लोगों ने कृषि वगैरह करनी, भूमि को उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया, कृषि वगैरह करनी शुरू कर दी, ठीक है। और इस नहर के क्षेत्र के आसपास क्या बोया जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती की जा रही है आजकल। तो जहाँ पहले खेती करना संभव नहीं था वहाँ इंदिरा नहर परियोजना के माध्यम से खेती करना संभव हो गया। अब देखेंगे कार्य एवं व्यवसाय। अब हम देखेंगे कार्य तथा व्यवसाय। मरुस्थल के अधिकांश क्षेत्र के निवासी केवल पशुपालन पर ही निर्भर हैं। ये लोग इधर उधर अपने पशुओं को लेकर भटकते रहते हैं एवं कहीं भी अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि एक स्थान पर नहीं रहते, इधर उधर घूमते रहते हैं अपने पशुओं को लेकर। कभी जहाँ ने जगह मिली लगा कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ पर अपने तंबू गाड़ते हैं और वहाँ पर रहने लग जाते हैं। जब पशुओं के लिए वहाँ चारा वगैरह समाप्त हो जाता है तो ये अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं, किसी और स्थान पर चले जाते हैं। इनमें गाड़ियां, लोहार आपने भी अपने नगर में कहीं पर बसे हुए अवश्य देखे होंगे। लोग अपने संपूर्ण परिवार के साथ कहीं उपयुक्त स्थान देखकर अस्थायी निवास बना लेते हैं और लोहे की विभिन्न औजार अथवा गृह उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर उन्हें घर जाकर बेचते हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि आपने अपने किसी भी शहर में आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आपने देखा होगा कि क्या होता है, कुछ लोग जहाँ जगह देखते हैं सड़कों के किनारे कहीं भी, वहाँ पर अपना स्थान बना लेते हैं और वहाँ पर लोहे के औजार वगैरह, छन्ने वगैरह जैसे हो गया और कुल्हाड़ी उल्हाड़ी, खुरपी वगैरह, इस टाइप की चीज़ें आपको, चूल्हे वगैरह, इस टाइप की चीज़ें बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, घर में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं को निर्माण करते रहते हैं वहाँ पर और फिर उसे जाकर बेच देते हैं। इस प्रकार ये लोग एक ही स्थान पर अधिक दिन नहीं रहते और लगातार स्थान एवं नगर परिवर्तन करते रहते हैं। ये लोग जिस स्थान पर निवास करते हैं वहाँ पर समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा एक स्थान पर ज़्यादा समय नहीं रहते, ये अपने स्थान को बदल लेते हैं और जब ये अपने स्थान को बदलते हैं
ठीक है। और जहाँ भी ये रहते हैं अपना समूह बनाकर रहते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते कि एक इधर रह रहा है और एक कहीं और। इस प्रकार मरुस्थल का जीवन विभिन्न कष्टों से भरा हुआ है। यहाँ पर ना तो ठीक प्रकार की कृषि कार्य किया जा सकता है और ना ही जल के अभाव में सामान्य जीवन जिया जा सकता है। इसी मरुस्थल से कई रेगिस्तानी डाकुओं के दल कसोट करते रहते हैं, इसीलिए लोग लंबी यात्रा में समूह बनाकर निकलते हैं। इस समूह को कारवा कहा जाता है। बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ होता है और उन मुश्किलों के कारण ये लोग क्या करते हैं, ना तो क्यों भरा होता है मुश्किलों के कारण, क्योंकि ना तो ये ठीक ढंग से कृषि कर पाते हैं, ना ही एक जगह पर रह सकते हैं, ना ही ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। और मरुस्थल में क्या होता है कि रेत ही रेत होने के कारण किसी भी कहीं से भी डाकुओं का दल वगैरह आ जाता है, जिससे कि ये लंबी यात्रा क्यों करते हैं समूह बना के, ताकि ये सुरक्षित अपनी सुरक्षा कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स।